वेलकम स्टूडेंट्स, आपका हनी ट्यूशन पॉइंट में स्वागत है। हम ये देखेंगे कि हड़प्पा निवासी कच्चा माल इन उत्पादन केंद्रों के लिए कहाँ से प्राप्त करते थे, क्योंकि बिना कच्चा माल के ये उत्पादन संभव नहीं है। तो आप देखेंगे कि उनकी तीन ऐसे क्षेत्र थे जहाँ से वो अपना कच्चा माल प्राप्त करते थे। उन तीनों क्षेत्रों का मैं एक एक करके आपके विस्तार से वर्णन करूंगी, ठीक है। तो आप देखेंगे इनमें तीन में सबसे पहले तो स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते थे, जो उनके बिल्कुल आसपास मौजूद होता था, जैसे कि मिट्टी हो गया, ईंट हो गया, कपास हो गया, या ये सारी चीजें, जो लकड़ी हो गई, जो इनके अगल बगल मौजूद थी, ऐसी चीजों का प्रयोग वो किस लिए करते थे? वो स्थानीय कच्चा माल के रूप में करते थे। किंतु वे अपने थोड़े से आसपास के जो अन्य बस्तियां थी, जो उनसे थोड़ी दूरी पे बसी हुई थी, वहां से भी बहुत सारी चीजें वो मंगाया करते थे। आपको पता है कि हड़प्पा काफी विस्तार था, इसका काफी दूर तक फैला हुआ था, तो इस वजह से वह अपने आसपास की बस्तियों से भी बहुत सारी चीजें मंगाया करते थे। इन बस्तियों में आपको पता है कि नागेश्वर और बालाकोट प्रमुख थे, जहां से ये समुद्र किनारे के वो बस्तियां थी जहां से ये शंख कच्चा माल के रूप में प्राप्त करते थे। उसके बाद आप देखेंगे कि लाजवाब पत्थर शुर्तघई अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, ठीक है। ये उस समय की समकालीन बस्तियां थी जहां से ये मंगाया करते ये सारी चीजें। फिर कार्निलियन पत्थर लोथल गुजरात से। कार्निलियन पत्थर एक बहुत ही बेशकीमती पत्थर होता है, जिसका इस्तेमाल इन शिल्प केंद्रों में मन के और अन्य आभूषण वगैरह बनाने के लिए किया जाता था। फिर सेलखड़ी और तांबा। सेलखड़ी एक बहुत ही मुलायम पत्थर होता है, इनका भी प्रयोग मनकों के रूप में किया जाता था। और तांबा से बहुत सारे औजार और बहुत सारी अन्य चीजें बनाई गई हैं। तो तांबा खेतड़ी राजस्थान से मंगाया जाता था। ये थोड़े आसपास की बस्तियां ही हैं जो उस समय मौजूद थी। सोना और चांदी दक्षिण भारत से मंगाया जाता था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये आसपास की वो बस्तियां थी जो समकालीन थी हड़प्पा संस्कृति के, और इन्हीं के साथ फल फूल रही थी, तो यहाँ से वो वस्तुएं मंगाते थे। संभवतः ये सब हड़प्पा के विस्तार में ही शामिल हैं। ये हड़प्पा की विस्तारित बस्तियां थी जो इनके साथ बाद में व्यापारिक रूप से शामिल हो गई। सबसे अंत में आप देखेंगे सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर यानी दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क, जो इनसे थोड़े दूर थे, जहां ये जहाज और नावों से जाया करते थे, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में आप देखेंगे, सुदूर क्षेत्रों में किन क्षेत्रों का यहाँ पे आपको वर्णन मिलेगा। आप देखेंगे ओमान। आज के देश में जिस देश को ओमान के नाम से जानते हैं, इतिहास में उसे मगान के नाम से जाना जाता था। तो ये मगान से तांबा मंगाते थे कच्चे माल के रूप में। और मगान में यह देखा गया है कि बहुत सारे हड़प्पाई मृद भांड जो काली परत के साथ बनाए जाते थे, वो मगान में पाए गए हैं। और मगान का तांबा कहाँ पाया गया है? हड़प्पा की कई सारी बस्तियों में पाया गया है। फिर ये इनका व्यापार मेसोपोटामिया से भी होता था, जिसे आज के डेट में हम ईरान और इराक के नाम से जानते हैं, ठीक। यहाँ पे अभिलेख मिले हैं जहां से पता चलता है हमें कि ये लोग, इनके मोहरे, इनके बाट, इनकी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो उस समय फ्योन्स, ये सारी वस्तुएं मेसोपोटामिया की कई सारी बस्तियों में पाई गई हैं। और मेसोपोटामिया में बनने वाली वस्तुएं हड़प्पा की बस्तियों में प्राप्त हुई हैं खुदाई के दौरान। तो ये पता चलता है कि दूरस्थ व्यापार भी करते थे। फिर फारस के कुछ देशों से, फारस की खाड़ी में अन्य देशों से भी इनका व्यापार होता था, जहां से ये कच्चा माल भी प्राप्त करते थे और अपने निर्मित माल को भी ले जाके वहां पे अब व्यापार करते थे, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये जो हड़प्पा निवासी थे वो कच्चा माल प्राप्त करते थे किन किन देशों से, किन किन क्षेत्रों से, और उन्हें फिर निर्मित माल, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रमुख उद्योग क्षेत्र, बस्तियां थी, बहुत ही विकसित इनका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सुदृढ़ तरीके से कार्य किया करती थी, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना व्यापार करते थे और कच्चा माल प्राप्त करते थे। हड़प्पा में जो सबसे उत्कृष्ट चीजें पाई गई हैं वो है वहाँ के मोहरे, ठीक है। तो मोहरों के बारे में पढ़ेंगे, लिपि के बारे में पढ़ेंगे, और बाट मतलब वजन करने वाले जो बाट होते हैं ना, तोलने वाले, माप तोल वाले, को वैसे बाट मिले हैं, उनके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम लिपि की चर्चा कर लेते हैं। वहाँ की लिपि कैसी थी? हड़प्पा की लिपि बहुत ही रहस्यमयी क्यों? आज तक पढ़ी ही नहीं जा सकी है। हमने इतने प्रयत्न किए उसको पढ़ने की, बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया उसको समझने की, लेकिन आज तक वह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। हालांकि हर जगह पाई जाती है, बहुत जगह इसके प्रमाण है, हर जगह पाई गई है, लेकिन इसको पढ़ना असंभव है, ठीक है।
तो मैं आपको बताऊंगी कि यह लिपि रहस्यमयी क्यों कही जाती है या इसकी विशेषताएं क्या है। दोनों का आंसर लगभग सेम ही होगा कि यह लिपि रहस्यमयी क्यों है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर ये इसकी विशेषताएं क्या है हड़प्पा की लिपि की। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम जो इतना खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, हम चांद तक पहुँच गए, हम मंगल और अन्य ग्रहों तक पहुँच गए, कितने सारे हमने आविष्कार किए, लेकिन हम उस लिपि को आज तक समझ नहीं पाए हैं जो हड़प्पा के समय में प्रयोग की जाती थी। हालांकि वह लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। चित्रों का, संकेतों का प्रयोग होता था लोगों को समझाने के लिए, और उस समय के ज्यादातर लोग जो अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी उस लिपि को पढ़ या समझ सकते थे, उन संकेतों को समझते थे। किंतु आज की तारीख में हम उसको नहीं समझ पाए, जिससे कई रहस्य अभी भी हड़प्पा के अनसुलझे हुए हैं। जिस दिन हमने इस लिपि को पढ़ लिया, शायद हमें बहुत सारी अन्य नई जानकारियां मिलेंगी इस सभ्यता के बारे में। दूसरा, जो हड़प्पा की लिपि है उसमें 375 से 400 चिन्ह, संकेत जो आप कहते हैं जिनको, ऐसे 375 से 400 अलग अलग संकेत मिले हैं। अब उन संकेतों को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम डिकोड नहीं कर पाए, नहीं अभी पढ़ पाए हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मिली हैं। लेकिन ये भी एक आश्चर्य की जो सबसे लंबी लिखावट अब तक प्राप्त हुई है उसमें सिर्फ 26 संकेतों का इस्तेमाल हुआ है। बाकी इन सारे संकेतों का एक ही जगह पे कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, कहीं भी 26 अंक से ज्यादा लिखा हुआ नहीं, ऐसे 26 ही मिले हैं। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक आश्चर्य कि जब चिन्ह इतने थे तो कोई बड़ी लिपि या बड़ा कोई इस तरह से विस्तृत कोई सभी संकेतों का प्रयोग नहीं मिलता है। ठीक है, इसकी तीसरी रहस्यमयी होने के क्या प्रमाण है? ये जो लिपि थी वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, जैसे कि आज के डेट में आप देखते हैं कि उर्दू भाषा जो है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, जैसे आप अपने कॉपी में लिखते हैं ना इधर से इधर, लेकिन ये लिपि उल्टी थी, जैसे उर्दू लिखते हैं आप उस तरह से ये लिखी जाती थी। तो ये इसलिए रहस्य है। आप कहेंगे इसमें क्या रहस्य है? ये इसलिए रहस्य है क्योंकि जिस समय की ये लिपि है, जबकि ये सभ्यता है, उस समय दुनिया में अन्य और कोई भी लिपि इस प्रकार की नहीं पाई गई है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये एकमात्र ऐसी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी गई है, और इसका प्रमाण है कि जो वहाँ पे सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो मोहरे, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, उनमें शुरू में तो बहुत साफ साफ लिखा हुआ है और इधर बढ़ते हुए बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं, यानी स्थान की कमी के वजह से छोटे छोटे अक्षरों को लिखा गया है। ठीक है, तो ये बताता है कि ये लिपि क्या दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और ये सिक्कों और अन्य चीजों में पाई गई है। इसके चौथा रहस्यमयी होने का प्रमाण है, ये जो लिपि है ये लगभग हड़प्पा के हर चीज पे पाई गई है। हर चीज मतलब धातु पे पाई गई है, बर्तनों पे पाई गई है, सामान्य बर्तनों पे पाई गई है, विशिष्ट मृद भांडों पे, सब पे, मतलब हर जगह, हड्डियों पे पाई गई है, जो आभूषण लोग पहनते थे उस पे भी पाई गई है, कई सारे पत्थरों पे, नकाशियों पे, यहाँ तक कि मकानों के इर्द गिर्द भी ये लिपि पाई गई है, लेकिन हम अभी तक इसको समझ ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये लिपि सर्वव्यापक थी। अब कहना मुश्किल है कि क्या वहाँ पे साक्षरता दर है वो बहुत ज्यादा थी कि मतलब इतने व्यापक तौर पे इस लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन ये है कि ये लिपि सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाती थी और ये संभवतः ज्यादातर लोग इसको समझते थे और इसको पढ़ सकते थे कि ये संकेत क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रहस्यमयी लिपि कहते हैं। उम्मीद है इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे कि हड़प्पा की लिपि की विशेषताएं क्या है, या फिर हड़प्पा की लिपि रहस्यमयी क्यों कही गई है। दोनों का लगभग आंसर सेम ही होगा, आप इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा। अब मैं आपको मोहरों के बारे में बताती हूँ। हड़प्पा में बड़े पैमाने पे मोहरें पाई गई हैं, तो इन मोहरों का प्रयोग क्या होता होगा? इन मोहरों का प्रयोग मुद्रांकन के रूप में होता था, स्टैंपिंग के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की यहाँ पे हजारों प्रकार की मोहरें पाई गई हैं। ठीक है, कई तरह की मोहरें पाई गई हैं। इनका इस्तेमाल व्यापारी करते थे। क्यों करते थे? शुरू में तो इसका प्रयोग व्यापारी ही करते थे। दूरस्थ क्षेत्रों में उनको कोई सूचना भिजवानी थी, उनको कोई अपना वस्तु भेजना होता था या मंगाना होता था, तो वो संप्रेषण संप्रेषण के रूप में अपने इन मुद्रांकन और मोहरों का प्रयोग करते थे, जिसको देख के सामने वाला उसकी प्रामाणिकता को समझ जाए और उनका व्यापार आसान हो जाए। ठीक है, तो मोहरों का प्रयोग उस समय इन्हीं कार्यों के लिए किया जाता था। अब आप देखेंगे बाट। मैंने आपको पहले बताया, बाट
वजन करने के, मापतोल करने के जो बट्टे होते हैं उनको हम बाट कहते हैं। तो वहाँ पे हमें कई सारे बाट भी मिले हैं और तराजू भी मिले हैं, धातु के बने तराजू भी मिले हैं। बाट जो है वो चर्ट पत्थर के बने होते थे। एक प्रकार का पत्थर होता है चर्ट पत्थर। जितने भी बाट हैं वो ज्यादातर चर्ट पत्थर के पाए गए हैं। उन पे कोई नक्काशी या किसी तरह का डिजाइनिंग नहीं होता था, वो सिंपल होते थे और वो छोटे भी होते थे, छोटे पैमाने के और बड़े पैमाने के भी पाए गए हैं। दोनों प्रकार के यहाँ पे बाट पाए गए हैं। बाट जो होते थे इनका निम्न जो आधार था वो द्विआधारी था, यानी 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से गुणांक में ये 2 के गुणांक में ये जो छोटे बाट पाए गए हैं वो इस आधार में पाए गए हैं। और जो बड़े हमारे इस हड़प्पा संस्कृति में बाट पाए गए हैं वो किस आधार में पाए गए हैं? वे दशमलव प्रणाली को फॉलो करते हैं। ठीक है, दशमलव प्रणाली को फॉलो करते हैं। तो इसको समझ लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ देता है बाटों के बारे में। तो जो छोटे बाट थे वो द्विआधारी थे। 2 का टेबल होता है ना, 2, 4 का फिर डबलिंग क्या होगा, फिर 8 का डबलिंग क्या होगा, इस तरह से उसको फॉलो करते थे। और दशमलव और जो बड़े आधार वाले हैं यानी 100 किलो, 50 किलो, 10 किलो इस टाइप के जो बाट हुआ करते थे वो दशमलव प्रणाली को फॉलो किया करते थे। ठीक है, और इनका बहुत ही एक तो समानता मिली है पूरे हड़प्पा में। ये जो बाट मिले हैं इनमें एक विचित्र रूप से बड़ी समानता, मतलब वजन बराबर है, देखने में एक जैसे हैं। तो अपने आप में आश्चर्य है कि इतना बड़ा हड़प्पा का क्षेत्र था लेकिन बाट एक ही प्रकार के प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक है, अब मैं आपको हड़प्पा के प्राचीन सत्ता के बारे में बताऊंगी, मतलब वहाँ कोई राजा थे या नहीं थे, इस प्रकार के प्रमाण हैं या नहीं, इस विषय में मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाऊंगी। देखिए, मैंने अभी आपको समझाया कि वहाँ की लिपि तो पढ़ी नहीं जा सके जिससे हमें ये प्रमाणित हो कि वहाँ कोई राजा था या नहीं था, लेकिन हम इसका जवाब पूरी तरह से हाँ या ना में नहीं दे सकते। प्रमाण इतने मौजूद हैं जिससे हमारा जवाब हाँ भी हो सकता है, किंतु ऐसे स्पष्ट प्रमाण नहीं है जिसको हम ये कह दें कि हाँ ये सब सारे संकेत राजा की तरफ ही इंगित करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताती हूँ कि हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे एक प्रासाद भी था और एक शासक भी था। इसके पक्ष में मैं आपको कुछ प्रमाण बताती हूँ। हालांकि ये प्रमाण स्पष्ट नहीं है, मैं आपको बता दूँ, आप ये स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते कि हाँ ये बिल्कुल एकदम प्रामाणिक चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं उनसे जब हम जोड़ते हैं दूसरे सभ्यताओं के वस्तुओं से तो हमें लगता है कि अगर ये वहाँ राजा प्रयोग करता होगा तो यहाँ भी राजा के प्रयोग की वस्तु ही होगी। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जब आप इंजोदड़ों में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत बड़ा विशाल भवन मिला है। उस विशाल भवन को बहुत सारे पुरातत्ववेताओं ने एक प्रासाद के रूप में माना है। प्रासाद यानी राजा का भवन। ठीक है, एक बड़ा प्रासाद के रूप में माना है, जहाँ पे हो सकता है कि उस समय का जो भी शासक रहा होगा, राजा के जो भी शासक रहा होगा वो वहाँ पे रहता होगा। इस तरह के प्रमाण हम मान सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा विशाल भवन मिला है। दूसरा हमारे पास प्रमाण है, एक मूर्ति मिली है। एक मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा का नाम दिया गया है, और इसी प्रकार के पुरोहित राजा शुरू में मेसोपोटामिया की सभ्यता में पाए गए हैं। तो हम समानता के आधार पे इस बात को कह सकते हैं कि ये जो पुरोहित राजा की मूर्ति है वो हो सकता है कि यहाँ के शासक की हो, अनुष्ठानों को संपूर्ण कराता हो और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में सम्मिलित होता हो। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रमाण है। पुरोहित राजा की मूर्ति मिलना प्रमाणित करता है कि हो सकता है ये यहाँ का शासक रहा होगा या राजा रहा होगा। उसके बाद कुछ ऐसा पुरातत्ववेताओं का मानना है कि हड़प्पा एक काफी दूर तक फैली हुई सभ्यता थी। यहाँ अनेक राजा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए लोथल में किसी और का शासन है, कालीबंगन में किसी और का शासन है, राखीगढ़ी में किसी और का, हड़प्पा का कोई और शासक रहा होगा। अलग अलग काल में अलग अलग शासक रहे होंगे और उनका अभी कोई लिखित रूप में प्रमाण नहीं मिला है। तो कुछ पुरातत्ववेता इस पक्ष के तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, किंतु कुछ पुरातत्ववेताओं का मानना है कि संपूर्ण हड़प्पा जो था, संपूर्ण मोहनजोदड़ो जो ये सिंधु सभ्यता है, वो एक ही राजा के अंतर्गत आती थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कुछ पूरा वस्तुएं मिली हैं, बहुत सारी ऐसी पूरा वस्तुएं मिली हैं, जैसे ईंट, मनके, यहाँ एक नियोजित शहर का मिलना, यहाँ का जो व्यापार होता था, बहुत सारी ऐसी चीजें, बाट मिले हैं, बहुत सारी मोहरें मिली हैं जिनमें बहुत ही समानता है।
मतलब अगर कोई नियोजित प्रकार से कार्य हो रहा है तो जाहिर बात है कि उसको करवाने वाला भी कोई एक व्यक्ति रहा होगा। हजारों लाखों व्यक्ति मिलके एक निर्णय ले लें अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले ही संभव नहीं है। तो ये इशारा करता है कि कोई एक ऐसा शासक रहा होगा जिसने इस नियोजित प्रकार से अपने जनता या अपने लोगों को समझाया होगा या निर्देश दिया होगा इस तरह के कार्य करने का। उसके बाद हम देखेंगे संगठित व्यापार। जो व्यापार होते थे वो बेहद ही संगठित थे। कच्चा माल मंगाने का तरीका या व्यापार करने का तरीका या जिस तरह से समानता पा गई है व्यापारिक गतिविधियों में, ये भी एक क्षेत्र या एक शासक होने के तरफ इंगित करती है। और सबसे अंतिम प्रमाण है सामूहिक अनुष्ठान के प्रमाण। यहाँ आपने देखा एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है या कुछ और ऐसी चीजें मिली है जहाँ पे सामूहिक रूप से अनुष्ठान होता था। तो ऐसा मानते हैं कि या तो राजा या शासक अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा बुला के यहाँ अनुष्ठान करता होगा या स्वतः ही यहाँ पे लोग आके अनुष्ठानिक क्रियाएं करते होंगे। पर ज्यादा विश्वसनीय यही लगता है कि किसी के नेतृत्व में, चाहे वो पुरोहित राजा हो, कोई पुजारी हो। जैसे आज के डेट में भी हम देखते हैं कई खानाबदोश एक ही क्षेत्र में बहुत सारे कबीले रहते हैं और सबका अलग अलग राजा होता है, वो अपने अपनी रीतियों को फॉलो करते हैं। उसी तरह से ये अनुष्ठान अपने अलग अलग प्रकार के किया करते थे जिसमें कि सब सम्मिलित होते थे। तो इन प्रमाणों को देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल सटीक तो नहीं कह सकते पर अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः यहाँ पे कोई शासक रहा होगा या अनेकों शासक रहे होंगे जिनमें आपस में समानता थी और जो मिलके आपस में एक दूसरे के शासन व्यवस्था को सहयोग करके चलाते थे। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप इस पॉइंट को कैसे लिखना है। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को देखा। अब हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमें जैसे कुछ प्रमाण मिले हैं उस आधार पे हम यहाँ के धार्मिक विश्वासों के बारे में, प्रचलित विश्वासों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पुरातत्ववेताओं ने कुछ वस्तुएं प्राप्त की हैं जिनसे हम एक तरह से इनका पुनर्निर्माण करते हैं उन चीज़ों का कि किस तरह की धार्मिक मान्यताओं को फॉलो किया करते थे या किन देवी देवताओं में या किन चीज़ों में विश्वास रखा करते थे। ठीक है, आस्था थी उनकी। तो वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी की बनी देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, औरतों की मूर्तियाँ मिली हैं जो गहने से लदी हुई हैं, जिन्होंने मुकुट पहन रखा है और कुछ दिव्य जैसी उनको दिखाने की कोशिश की गई है। तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है कि वो उनकी मातृ देवी रही होंगी जिनकी वो पूजा किया करते थे और जिनकी मृण मूर्तियाँ प्राप्त की गई हैं, जिसे हम मातृ देवी के नाम से जानते हैं। मूर्तियों को हमने एक देवी का रूप दे दिया है, मातृ देवी के नाम से हम जानते हैं। दूसरा प्रमाण हमें कुछ ऐसे पुरुषों की मूर्तियाँ मिली हैं जो एक मुद्रा में बैठे हुए हैं, जो बहुत ही बहुमूल्य कीमती पत्थरों के बनी हुई मूर्तियाँ हैं और उनमें पुरोहित राजा विशेषकर आता है, जिसको देख के हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा राजा होगा या कोई ऐसा पुरोहित रहा होगा जो इन अनुष्ठानों को कराता होगा या वो खुद लोग उसकी पूजा करते होंगे। ठीक है, या तो पुरोहित राजा वहाँ का राजा होगा या वो वहाँ के अनुष्ठानों को कराने में सम्मिलित होगा। तो अनुष्ठान ज़्यादातर पूजा पाठ या धार्मिक ही जुड़े होते हैं, धर्म से जुड़े हुए होते हैं। इन अनुष्ठानों को कराने वाला ही पुरोहित राजा माना गया है। फिर हमने देखा कि यहाँ अनुष्ठान से जुड़ी यानी पूजा पाठ जो हम प्रक्रियाएं करते हैं उसको अनुष्ठान कहते हैं। तो अनुष्ठान से जुड़ी, जैसे मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हम जाके क्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं अपने धार्मिक क्रियाएं, उस तरह की चीज़ें अनुष्ठान में आती हैं। अनुष्ठानिक संरचनाएं, जैसे कि आपने देखा मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है जिसे सभी पुरातत्ववेता मानते हैं कि विशेष समय में, विशेष अवसरों पे यहाँ पे लोग किसी अनुष्ठानिक कार्य के लिए आते होंगे जिसमें सामूहिक अनुष्ठान किया जाता था। और लोथल वगैरह कई सारे क्षेत्रों में वेदियाँ मिली हैं जो पूजा में हवन के लिए वेदियाँ इस्तेमाल होती थी। उनमें राख, जली हुई राख और प्राप्त हुई है, जिससे ये पता चलता है कि उनकी धार्मिक मान्यता कुछ हिंदू धर्म से मिलती जुलती थी, जहाँ पे इन वेदियों का प्रयोग अग्नि के लिए, आग के लिए किया जाता था। ठीक है, वो प्रकृति की भी पूजा करते थे। प्रकृति में पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सारी चीज़ों की वो पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे और वे इन्हें बचाने का हर संभव प्रयत्न करते थे। ठीक है,
एक श्रृंगी की मूर्ति मिली है, जगह जगह सिक्कों पे, जगह मोहरों पे। ये विशेष प्रकार ये काल्पनिक जीव लगता है, क्योंकि वास्तव में तो हमने कभी इस तरह का जीव होने का प्रमाण नहीं देखा। ये कोई काल्पनिक जीव है, या वहाँ इनकी पूजा मोहरों पे पाया जाना, इनकी पूजा होना, ये दिखाता है कि शायद एक श्रृंगी का उनके धार्मिक मान्यताओं से कोई विशेष लगाव रहा होगा, जिसका प्रयोग वो बार बार हर जगह करते हैं। ठीक है, और वे अन्य जानवरों की भी पूजा किया करते थे, बहुत सारे पशु पक्षियों की पूजा करते थे। आद्य शिव की मूर्ति मिली है, जो योगी, जिन्हें हम योगी भी कहते हैं, आद्य शिव की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति को ध्यान से देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि ये इसका इस तरह से पिक्चराइजेशन किया गया है, ऐसा ये बनाया गया है जैसे कि कोई दिव्य व्यक्ति हो, कोई पूजा पाठ करने वाला, यानी आप उसको भगवान के रूप में मान सकते हैं, उस टाइप का इनको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। देखिए, इतिहास तो हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, हमें जो प्रमाण मिलती है फिर उस प्रमाण के आधार पर हम उस अज्ञात समय में जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ ये कैसा रहा होगा। बहुत मुश्किल होती है इन व्याख्याओं को करना, बहुत ही कठिन होता है पुरातत्व वेताओं के लिए ये समझाना कि हम जो कह रहे हैं वही वास्तविक है उस समय के लिए। ठीक है, ये बहुत ही कठिन कार्य है लोगों को ये समझाना कि हम जो कह रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं आज के काल में, उस समय के लिए भी ये व्याख्या बिल्कुल सही है। ऐसा हो नहीं सकता, हो सकता है इसमें कोई और भी एंगल रहा होगा जिसको हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे शिवलिंग की, छोटे छोटे शिवलिंग प्राप्त हुए हैं वहाँ पे। ये शिवलिंग छोटे आकार के मिले हैं, बड़े आकार के, दोनों ही प्रकार के मिले हैं, जो दिखाते हैं कि हो सकता है कि ये इनके धर्म के इससे जुड़ा हुआ हो। ठीक, उसके बाद सबसे अंत में शक्ति की पूजा यहाँ भी की जाती थी। शक्ति यानी शक्तिशाली जीवों का, जिनको वो रहस्यमयी समझते थे, जिनको वो ज्यादातर या तो शक्तिशाली मानते थे, जिनसे वो डरते थे, ऐसी भी चीजों की पूजा वो किया करते थे। जैसे सूर्य हो गए, सूर्य चंद्रमा, इन सब चीजों की पूजा करते थे। शक्तिशाली हाथी, शेर, ऐसे जीव जिनसे वो डरा करते थे, जिनको वो शक्तिशाली माना करते थे, ऐसे पशुओं और जीवों की भी पूजा वो किया करते थे। तो आपने धार्मिक मान्यताओं के विषय में ये जो पढ़ा, वो जो वहाँ पूरा वस्तुएं मिली हैं, उनको हमने एक लिंक बना के समझने की कोशिश की है कि ये क्या बताना चाहते हैं हमें। तो आपने देखा किस तरह से हमें उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में पता चला, और इसके ऊपर आप बहुत आसानी से 8 पॉइंट बना सकते हैं उनके विश्वासों पे। तो ये तीनों ही टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। हमने सामाजिक मान्यताओं के बारे में पढ़ लिया और आर्थिक मान्यताओं के बारे में पढ़ लिया, फिर यहाँ के राजनीतिक राजा के बारे में भी पढ़ा, जो भी एंगल था, और आज मैंने आपको अभी धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताया। तो आप ये चारों ही प्रश्नों का बहुत ही ध्यान से अध्ययन कीजिएगा, इससे प्रश्न जरूर आते। अब हम इस सभ्यता के अंत होने का कारण पता करेंगे। आपको पता है ये सभ्यता कब अंत हुई? ये लगभग 1900 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का लगभग अंतकाल माना जाता है। ये 2600 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी और 1900 ईसा पूर्व तक इसका समय कालखंड माना जाता है। 1900 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। तो आखिर कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, या हमें कैसे पता चला कि इसका पतन हो गया? क्योंकि हमने देखा 1900 ईसा पूर्व के बाद इस समय की जो बस्तियां थी उनमें अचानक काफी कमी आई, बस्तियों की संख्या घट गई। जो एक नियोजित शहरी प्रणाली थी वो धीरे धीरे बेतरतीब सी हो गई, व्यापारिक स्थिति में गिरावट आई। उसके बाद बाट, मनके, मोहरे, यहाँ की प्रमुख विशेषताएं थी, ये सारी चीजें धीरे धीरे लुप्त होने लगी और एकदम छिन्न भिन्न सी ये हालात में पहुंच गया। तो इसके कुछ तो कारण रहे होंगे। तो मैं आज आपको ऐसे 8 कारण बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि इतनी विशिष्ट संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, किस प्रकार से अंत की तरफ बढ़ी। हालांकि ये हमारे सिर्फ अनुमान ही हो सकते हैं, इसमें से किसी को भी हम स्पष्ट नहीं कह सकते यही कारण है। हम ऐसे अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि ये 8 कारण रहे होंगे जिसके कारण इस संस्कृति का अंत हुआ, वरना हम बिल्कुल पुष्टि करके किसी भी कारण को नहीं बता सकते। तो चलिए देखते हैं कि जो पुरातत्ववेता है, इतिहासकार हैं, उन्होंने इस संस्कृति का अंत का क्या कारण माना। सबसे पहला कारण इसका माना गया जलवायु में परिवर्तन। हो सकता है कि यहाँ के तापमान में अचानक वृद्धि हुई हो या गिरावट आया हो। ऐसा कुछ हुआ होगा कि यहाँ के तापमान में अचानक वृद्धि हो गई या गिरावट आया। इससे क्या होता है,
लोगों के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, वहाँ जो अनाज फसलें उगाई जाती हैं उन पे भी असर पड़ता है। तो इस वजह से हो सकता है कि ऐसी कोई परिस्थिति बनी होगी, जलवायु में अत्यधिक अचानक तीव्र परिवर्तन की वजह से ये जो सभ्यता है वो बिखर गई होगी या नष्ट हो गई होगी। दूसरा कारण हम मानते हैं वनों की कटाई से। ये पहले बहुत ही हरा भरा क्षेत्र था, संभवतः ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पे वनों को काटा गया हो, जिससे वहाँ तापमान में वृद्धि हुई होगी, वहाँ की जमीन धीरे धीरे बंजर की तरफ बढ़ने लगी होगी, या बाढ़ कई बार आने का, जिस जगह पे वृक्षों की बहुत अधिक कटाई होती है वहाँ तापमान बढ़ जाता है, वहाँ बाढ़ आने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, ज़मीन की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। इस वजह से हो सकता है कि वनों की कटाई की वजह से भी इस सभ्यता को नुकसान पहुँचा हो। तीसरा कारण है बाढ़ का आना। ये नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। ऐसा हो सकता है कि 100-200 सालों में अचानक कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही विनाशकारी बाढ़ आती है और इसका प्रभाव किनारे रहने वाले बस्तियों या नगरों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और चौथा कारण भूकंप का आना। हो सकता है कि कोई बहुत ही शक्तिशाली भूकंप आया हो और ये संस्कृति दफन हो गई हो, खत्म हो गई हो, और जो बचे हुए लोग हो वो यहाँ से कहीं और चले गए हों। पांचवा कारण नदियों का मार्ग बदलना। एक नदी है जिसके किनारे कोई बस्ती या कोई नगर बसा हुआ है, उस नदी ने अचानक अगर अपना मार्ग बदल लिया तो वहाँ का जो क्षेत्र होगा वो सूखे में परिवर्तित हो जाएगा। जिस तरफ जाएगी उस तरफ की भी बस्तियों को वो नष्ट करती हुई जाएगी। तो हो सकता है कि सिंधु या उसकी सहायक नदियों ने मार्ग में परिवर्तन कर लिया हो और यह बस्ती अपने मूल स्थान से हटके कहीं और चली गई हो। उसके बाद नदियों का सूख जाना। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी नदियां जो पहले बहती होंगी वो अचानक सूख गई, सूखने के वजह से वहाँ भयंकर अकाल सूखा पड़ा और यहाँ की बस्तियां दूसरे कहीं स्थानों पे चली गई, परिवर्तित हो गई। फिर बाहरी आक्रमण। ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जहाँ पे ये देखा गया है कि सामूहिक रूप से कब्र मिले हैं, जहाँ पे एक साथ कई व्यक्तियों की हमें शव मिले हैं। तो हो सकता है ऐसा हो कि बाहरी आक्रमण, बाहर से आके अन्य प्रजातियों ने आक्रमण किया होगा और कुछ लोगों के मारे जाने के बाद बहुत सारे लोग डर के मारे यहाँ से पलायन कर गए और अन्य क्षेत्रों में चले गए होंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और अंतिम कारण अकाल और महामारी। कोई ऐसी महामारी फैली होगी जिसका इनके पास कोई इलाज नहीं रहा होगा, जिसको वो समझ नहीं पा रहे होंगे, जिसको हो सकता है कि वो दैवीय आपदा या इस तरह की चीज़ों से जोड़ते होंगे। इस वजह से वो इस संस्कृति से दूर हटके कहीं और चले गए। तो ये 8 कारण हैं जिनसे हम बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से शायद कुछ या कोई एक या शायद ये सभी ये कारण रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा विकसित बस्ती, इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे करके नष्ट हो गई और ऐसी नष्ट हुई कि इसके अवशेषों को अब हम ज़मीन के अंदर से खोद के निकाल रहे हैं, इनके प्रमाणों को हम ढूंढ रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप सभ्यता के अंत में ये सारे पॉइंट बहुत ही विस्तार से लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।